अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूं हुदा। रमज़ जुनून की एपिसोड नंबर 104 का पार्ट 1 है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। होटल के इस शानदार कमरे में वो सोफे पर बैठा था। निकरा साहब ने बाल सलीके से जमाए हुए, कमरा एयर फ्रेशनर से नहीं बल्कि इसकी सेंट से महका हुआ था। नई स्याह रंग की शलवार कमीज पहने हुए था, जिस पर स्याही मर्दाना शाल मफलर के अंदाज में गर्दन में डाले हुए था। स्याह रंग से ये ऑब्सेशन रखने वाले मर्द को अब इस स्याह रंग से उकताहट हुई थी। वो अपनी जिंदगी में हर रंग चाहता था, रंग यानी वो नीली आंखों वाली औरत। रंग भी अब इस औरत की जात पर मशरूत हो चुके थे। जावियार खानजादा ने अपने सामने खड़ी औरत को देखा। स्याह मोतियों वाला लिबास पहने हुए थी और सरदार जावियार को स्याह रंग से बेसारी ही नहीं नफरत भी हो चुकी थी। जावियार ने गर्दन फेरते मलंग जान को घूर कर देखा, जो कब से इधर ही जमा था। तुम यहाँ से जाने का क्या लोगे मलंग जान? जावियार ने लहजे में शहद समोई पूछा था। पिस्तौल से वो हाथ में पकड़ चुका था। मलंग जान की बती सी जो जावियार के शहद लहजे पर नमूदार हुई थी, हाथ में पकड़ी पिस्टल देखते फौरन अंदर हुई। वो इसी लम्हे तेजी से कमरे से निकल गया था। जावियार खानजादा ने अपनी निगाहें सामने खड़ी लड़की पर जमा दी थी, जो इसे देखते एक अदा से मुस्कुरा रही थी। नाम क्या है तुम्हारा? जावियार खानजादा इसे देखते अजहद संजीदा था। दिल ने दिल के इसके दिल ने आज तक इससे इतनी मलामत न की थी जितनी कुछ देर में कर चुका था। जावियार खानजादा ने कोसते दिल पर लानत भेजी थी। वही तो इसे इस बर्बादी की राह पर लाया था। जब वो इसकी सुनता ही ना था तो आज वो क्यों इसे अपने दिल की सुनता? खैर, वो अपना नाम बताते, अपने कंधों तक आते। रंगदार बाल एक अदा से पीछे छटक चुकी थी। सामने बैठे इतने सहरंगे साफ सुथरे मर्द को देखते इस पर मधोशी तारी थी। इतना सहरंगेज मर्द, इतना सहरंगेज पर्सनैलिटी ने ख्वाब में भी ना सोची थी। जावियार खानजादा ने सिगरेट केस से सिगरेट निकालते लबों में दबाया, सामने खड़ी लड़की पर भरपूर नजर डाली। गोरी रंगत, बेहद तीखे नकोश, मुतनासिब सराफा जिस स्याह मोतियों से भरे लिबास में दमक रहा था। वो बिलाशुबा बेहद खूबसूरत औरत थी। अपनी आईब्रो उंगली से मसलते इसे गहरी निगाहों से देखते जा रहा था। किसी दूसरी औरत में दिलचस्पी लेने के लिए इस औरत का औरत लगना जरूरी था। फिल वक्त तो वो ऐसे मुस्कुराती हुई मनहूस लगी रही थी। जाफियार खानजादा सिगरेट दांतों में फंसाते लाइटर तलाश करने लगा, जैसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। सुनहरा मुस्कुराते हुए जावियार खानजादा की तरफ बढ़ी। मुझे देखते मर्द अपने होश न खोए, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें इसके लिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि तुम्हारे सामने सुनहरा जहां है तो दिल दिमाग बंद होना ही था। वो लड़की खुद को लेकर बला की खुशफहम थी, बिल्कुल सरदार सावियार खानजादा की तरह। खुद पसंद खुशफहम सावियार खानजादा सिगरेट दांतों से निकालते मुस्कुराया था। सोफे की सतह पर सर रखे वो इसकी खुशफहमी पर हंसता ही चला गया था। इसे इसकी बात मुज़हका खीज लगी थी। लोग जब खुशफहम हो तो इसे हंसी आती थी, जब वो खुद खुशफहम हो तो खुद तरसी होती थी। सुनहरा इसे उलझन भरी निगाहों से देख रही थी। इस मर्द का हंसना समझ नहीं आया था, थोड़ा अजीब सा था। ये स्याह लिबास पहने स्याह आंखों वाला मर्द, इसे तो किसी चीज की जल्दी ना थी। इसने तो देखा था ऐसे मर्दों को बड़ी ही जल्दी होती है। पिछले कुछ घंटों से इसे अपने सामने खड़ा किए घूरने के अलावा कुछ न किया था। कुछ देर बाद जावियार खानजादा सीधा होकर बैठा, सोफे पर हाथ मारते लाइटर तलाश किया। वो करीब ही पड़ा था, थोड़ी सी तगो दो के बाद मिल गया था। सिगरेट जलाते वो गहरे कुछ लेने लगा। सुनहरा ऐसे कंफ्यूज्ड निगाहों से देख रही थी। वो इसे क्या चाहता है वो समझ नहीं पाई थी। गहरे कश लेता वो आंखें मूंदे सोफे से टेक लगा गया था। तुम ड्रिंक करोगे? सुनहरा
कमरे में रखी इम्पोर्टेड बोतलों की जानिब देखने लगी। नहीं, सर्द सपाट लहजे में जवाब दिया था। सुनहरा के चेहरे के जाविये बिगड़े थे। हर चीज से मना कर रहा था। न शराब चाहिए न शबाब। आखिर चाहता क्या था ये मर्द? इधर आओ, जावियार ने से भारी आवाज में पुकारा था। वो गहरा मुस्कुराई थी। अब आया वो असल बात पर। वो जावियार की तरफ बढ़ी। इससे पहले वो उसकी गोद में बैठती और उसे अपने साथ रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा कर दिया। से आंखें नागवारी लिए हुई थी। सुनहरा खफ से गुलाबी पड़ते जावियार के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। तुम में जरा शर्म नहीं है? औरत में शर्म व हया हो तो औरत औरत लगती है। इसकी बार इस कमरे में उभरने वाला कहका सुनहरा का था। वह हंसती ही चली गई थी। ऐसा लगा था जैसे इसने जोक सुन लिया हो। वो कहावत तो सुनी होगी साहब, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। वह हंसी रोकती कहने लगी, अगर मुझ जैसी औरतें शर्म करने लग गईं तो तुम जैसे मर्दों को अपनी औरतों पर ही इक्तफा करना पड़ेगा। मुश्किल हो जाएगी खान साहब। वो जावियार खानजादा की सर्द बर्फीली आंखों में देखने लगी। मुझ जैसा मर्द? जावियार ने लब खींचे इस्तफसार किया। हाँ, तुम जैसा मर्द, जहां जैसी औरतों की ख्वाहिश करता है। अगर शर्म हया वाली औरत तुम्हारी ज़रूरत या ख्वाहिश होती, तुम इस वक्त अपनी औरत के पास होते, मेरे पास ना होते। ऐसा लगा था जैसे किसी ने भिगो कर जूता जावियार के चेहरे पर दे मारा हो। इसकी आंखें खून आलूद हुई, भवों के बीच शिकन आन ठहरी थी। पहली मर्तबा किसी गैर औरत की चाह की है मैंने। वो दांत पर दांत जमाए वजाहत देने लगा। वजाहत की ज़रूरत ना थी, मगर वो तो इसे बताना चाहता था वो कभी गंदगी पर नहीं गिरा। मेरे लिए पराई औरत कूड़े का ढेर है, समझी तुम? नागवारी से बोलती सिगरेट के कुश लेने लगा। इस लड़की को बताना ज़रूरी था वो इसके लिए क्या है। खुशफहमी में किसी को भी रखना इसे पसंद नहीं था। वो इसके लिए क्या है ये इस औरत का जानना ज़रूरी था। सबका पहली ही मर्तबा होता है साहब, मेरा भी पहली मर्तबा है। तुम जैसे मर्द के लिए संभाल कर रखा गया था। वो मुस्कुराई थी। मगर मैं गंदगी नहीं साहब। अगर होती तो तुम मेरी ख्वाहिश न करते और ना लाखों रुपए इस एक रात के देते। सुनहरा जहां जावियार खानजादा की आंखों में नागवारी देखते बोली थी, मुझे वो औरत चाहिए थी जिसे किसी और ने ना छुआ हो। किसी की उतरन, किसी की इस्तेमाल शुदा चीज़ मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं की, तो ऐसी औरत को कैसे हाथ लगा सकता था जो पहले से किसी और की बाहों की असीर सैर कराई हो। वो तनफ़ुर ज़दा लहजे में बोलते सुनहरा जहाँ पर उंगली गाड़े हुए था। इसका आसान हल ये था साहब, तुम अपनी ही औरत की चाह करते जिसे तुमने बार बार तो छुआ होगा, मगर सिर्फ तुमने ही छुआ होगा। पुरानी तो हो गई होगी मगर मैली नहीं हुई होगी। क्यों मुझ जैसी औरत पर अपना पैसा और वक्त ज़ाया करते हो? सुनैना तल्खी से मुस्कुराई थी। पुरानी भी नहीं हुई तो वो कभी ना हो सकती है। जावियार की आंखों में वो सुर्ख लहंगे में मलबूस छम से उतर आई थी। स्या आंखों में हिद्दत उतर आई। नफरत अड़नछू हो गई थी। इनसे आंखों में बैक वक्त तो जज्बे नहीं ठहर सकते थे, वो हो तो बाकी हर जज्बा खाक हो जाता था। सुनहरा बगौर इस मर्द को देख रही थी जो अपनी स्याह आंखें गैर मरई नुक्ते पर जमाए हुए था। आंखों की सुर्खी में नरमी का तासुर था। नागवारी अब कहीं न थी। वो गहरा सांस भरकर रह गई थी। इसे तो बहुत से मर्दों के पास जाना था, यही इसका मुकद्दर था। मगर ये पहला मर्द था जो इसे भाग गया था। जितनी वो खूबसूरत थी इसके लिए कम से कम ऐसा ही मर्द होना चाहिए था। सुनैरा ने अब उकताते जावियार खानजादा की आंखों के आगे चुटकी बजाई थी। वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आया, तुम अपनी मर्जी से ये काम करती हो। जावियार खानजादा ने एक निगाह से इसे देखते फिर से निगाह फेर ली थी। कुछ तो था जो उसे काट गया था। जावियार खानजादा के नकूश तने थे। नीली आंखें, ये रंग समंदरी आंखें सिर्फ इसकी औरत पर जचती थी। अपनी मर्जी से करती हूँ, मगर इस सब की चाह कभी नहीं की थी। वो फीका सा मुस्कुराई थी। वो थोड़ा सा आगे को होते जावियार खानजादा की आंखों में आगे गाड़ गई थी। अजब सवाल है तुम्हारा साहब,
किसी तवाइफ से पूछते हो, वो अपनी मर्जी से तवाइफ बनी है। वो मध्यम साहसी थी। एक बात जान लो फिर, जहाँ नाम तवाइफ आ जाए वहाँ लफ्ज़ मजबूरी लिख दिया करो। इसने पीछे को होते कुर्सी से टेक लगा ली। साफियार खानज़ादा सर को झटकते सिगरेट के कश लेने लगा। कब, क्यों और कैसे ये हुआ? मैं कौन हूँ, मैं ये क्यों कर रही हूँ? मेरे माँ बाप हैं क्या? अगर हैं तो मेरे साथ हैं या फिर इनके बगैर रहती हूँ? मुझे किसी ने बेचा था या फिर मेरे अपने ही मुझसे ये सब करवाते? इन बातों के पीछे मत पड़ो साहब। मुझे उकताहट होती है, तुमने लाखों रुपए दिए जो मेरे लिए बहुत हैं, और मुझे यहाँ जिस मकसद के लिए लाया गया है वो करो और मेरी जान बख्शी करो। अब के सुनहरा जहाँ के लिए लहजे में बेसारियत की बेसारियत थी। बहुत उतावली हो रही हो, जैसा सुना था तुम वैसी ही निकली। जावियार खानजादा ने नफरत आमेज लहजे में कहा। कैसे निकली? सुनहरा ने आंखें को होते इश्तियाक से पूछा। बेशरम, बेहया। एक तवाइफ। वो नफरत से लफ्ज चबा गया था इन्हीं बातों ने कि तुमने पैसे दिए हैं, जिससे अब तुम नफरत जता रहे हो। अगर तुम चाहते हो मैं तुमसे शर्म करूं तो निकाह कर लो मुझसे। यकीन करो, मुझसे शर्म व हया वाली औरत किसी को ना पाओगे। बकवास बंद करो तुम अपनी। वो तैश से गुर्राया था, रंगत खतरनाक हद तक सुर्ख हुई थी। सुनहरा मुस्कुराती हुई अपने घुटने ऊपर को समेट गई थी। हाँ साहब, अब तवाइफ हूँ तो तवाइफ ही लगूंगी ना। क्या चाहते हो तुम? 7 पर्दों में लिपट कर तुम तक आती? अगर ऐसी ही बात होती तो फिर मैं यहाँ क्यों आती? वो मुस्कुराई थी। जावियार खानजादा ने से कहर बार निगाहों से घूरते अपने मुंह पर हाथ फेरा। पिस्तौल सोफे से उठाए मेज पर रख दी। वो इस सुनहरा नामी बला को डराना चाहता था, इसका यूं आंखों में आंखें डालकर बात करना चुप रहा था। सुनहरा पिस्तौल को देखते गहरा मुस्कुराई। इससे मैं नहीं डरती साहब, इसमें जो है ना, मैं इसे आज़ादी मानती हूँ। एक गोली यहाँ लगे, आखिर खुदा कसम दुनिया की सारी तकलीफ़ों से छुटकारा मिल जाए। वह हंसते अपनी कनपटी पर उंगली रख रही थी। मेज पर पड़ी पिस्तौल को उठाए उलट पलट कर देखने लगी। अब वो पिस्तौल कनपटी पर रखे हुई थी। चैम्बर ऑन है, गलती से भी ट्रिगर दब गया तुम्हारा भेजा बाहर आ जाएगा। वो भारी आवाज में बोलते अपनी गर्दन सोफे के पीछे फेंक गया था। सुनहरा कंधे उचकाते पिस्तौल वापस मेज पर रख गई थी। कमरे में गंभीर खामोशी छा गई थी। सुनहरा घुटनों पर थोड़ी टिकाई गहरी निगाहों से जावियार को देख रही थी। सहरंगेजी ही नहीं, कुछ अजब भी था ये मर्द। तुम्हारी आंखों का रंग यही है? जावियार की भारी आवाज इस पर मुतजब निगाहों से इसे देखा था। बेजारी लिए देखते देखते इसने कब इसकी आंखों की रंगत देख ली थी, तुम्हें क्या लगता है? सुनहरा ने जवाबन पूछा। इस एक औरत के सिवा सब झूठ है, धोखा है, फरेब है। सामने बैठी तुम एक फरेब के सिवा कुछ नहीं। बाल तुम्हारे रंगे हुए हैं, चेहरे की रंगत क्रीम और ब्लीच से साफ है और आंखों का रंग मसनूई। तुम्हारा सब कुछ फरेब है, तुम्हें बिल्कुल कशिश नहीं। जावियार खानजादों की बातों पर सुनहरा गुस्से से सुर्ख हुई थी। इस सारे अरसे में पहली बार सुनहरा को हद तक का एहसास हुआ था, बेपनाह हद तक का। तुम क्या चाहते हो? गुस्से से भड़की थी वो। एक झटके से सीधा हुआ, मेज से पिस्तौल उठाते सुनहरा की पेशानी पर रख दी। सुनहरा की रंगत तारीक हो चुकी थी, चेहरे पर खौफ और हिरास छाया था। पेशानी पर पेशानी पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार हुए। जावियार खानजादा की पेशानी पर पिस्तौल जमाई से खून अशाम निगाहों से देख रहा था। चैम्बर ऑन है, ट्रिगर दबाने की देर होगी, तुम्हें जिंदगी की सारी तकलीफों से राहत मिल जाएगी। वो गुस्से से फुंकारा था। क्या चाहते हो? सुनहरा के लफ्ज हलक में अटके। ये मर्द अजब नहीं, पागल संग की भी था। वो धड़ धड़ कांपने लगी थी। सरदार जावियार मैं हूँ। मैं एक औरत को लेकर खुश फहम हूँ, जो कह दे इस पर यकीन करने को दिल करता है, जो दिखा दे वो जन्नत। सिर्फ इस औरत के हवाले से मुझे खुद पसंद मगरूर रहना अच्छा लगता है। वो उसकी कनपटी पर हनूस पिस्तौल जमाए हुए था, आंखों में गैस था। सुनहरा पसीने से तर्ज से देख रही थी तो मन छुई नहीं हो। वो एक एक लफ्ज चबा गया था। ट्रिगर पर उंगली मजबूत हुई थी। सुनहरा की रंगत सफ़ेद हो गई थी। जितने पसीने
جتنے پیسے مانگے اتنے پیسے دیے، بلکہ تمہاری اوقات سے بڑھ کر دیے۔ پھر یہ دھوکہ کیوں کیا؟ وہ مجھے نہیں بتا۔ سنیرا کی رہی صحیح سانسیں بھی اتھک گئی تھیں۔ وہ پسٹل اس کی پیشانی سے ہٹا گیا تھا۔ سنیرا کی سانسیں بحال ہوئیں۔ وہ پستول سے میگزین نکالتے پسٹل واپس اپنی میز پر رکھ گیا تھا۔ ایش ٹرے سے جلتا سگریٹ اٹھاتے لبوں میں دباتے گہرا کش لے گیا۔ سنیرا تھر تھر کانپتے گھٹنے اوپر کو کیے بیٹھی تھی۔ اسے آج تک اتنا کسی سے خوف نہیں آیا تھا جتنا سامنے بیٹھے مرد سے آ رہا تھا۔ باتوں کے جال میں پھنسنے والا مرد میں نہیں ہوں، نہ ہی عورت کی خوبصورتی اس کی ادائیں مجھے لبھاتی ہیں۔ جو عورت مجھ پر جموں طاری کرتی ہے اس کی ایک نظر ہی مجھے سب بھلا دیتی ہے، پھر بجائے مکرو فریب کرے یا مجھے جان سے مار ڈالے۔ اسے میرے 100 خون بھی معاف، اس پر تو میں اپنا آپ وار دوں۔ وہ کش لیتے کہہ رہا تھا۔ سنیرا خشک لبوں پر زبان پھیرتے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی تم مرنا چاہتی تھی، ابھی تمہیں موت کے خوف سے پسینے آ رہے ہیں۔ وہ اس پر نگاہ ڈالتے تنزیہ مسکرایا تھا۔ ماما مجھے نہیں پتا، مجھے یہ سب کرنے کو کہا، میں نے کر دیا۔ وہ اٹک اٹک کر بولتی روتی تھی۔ کس نے کہا یہ سب کرنے کو؟ وہ ابھی بھی سامنے بیٹھی لڑکی پر یقین نہیں کر پا رہا تھا، مگر زبردستی یقین کرنے کی جھوٹی کوشش کر رہا تھا۔ یہ بہتے آنسو بھی اسے مکرو فریب ہی لگے تھے۔ وہی جو مجھ سے یہ کام کرواتے ہیں۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ وہ بیزاری سے اس کی آنسوں دیکھتا رہا۔ عورتوں کے آنسو پر اسے ترس آتا تو سب سے پہلے وہ عائش ملک پر ترس کھاتا، جو اس نے آج تک نہیں کھایا تھا۔ اٹھو، یہ لینز اتارو اور میک اپ کے بغیر آؤ۔ میں تمہیں غور سے دیکھ کر بتاؤں تم میں غرور کرنے کے لیے کچھ ہے بھی کہ نہیں۔ زاویار کی بات پر وہ سنیرا کی توہین حد تک سے مٹھیاں دبوچ گئی تھی۔ رنگت سرخ ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ کی سرخ نگاہوں پر وہ تیزی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے جھنجھلا کر رہ گیا۔ اسے مزید اس دنیا اور عورتوں سے بیزاری ہونے لگی تھی۔ سکون کا سین بھی نہیں ملا تھا۔ سنیرا منہ ہاتھ دھو کر لینز اتار کر کمرے میں آئی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے گلابی ہو رہی تھی۔ اتنی بے عزتی کسی نے اس کی جتنی آج اس مرد نے کی تھی بنا چھوئے چھو کر دی تھی۔ زاویار اسے ایک نگاہ دیکھتے گردن کو جھکا گیا تھا۔ ایک ایسی بات بھی نہیں تم میں، تم میری عورت کے اتنی سی بھی مقابل لا سکو۔ دو انگلیوں پہ آپس میں جوڑے ہنسا تھا۔ سنیرا کی رنگت مزید سرخ ہوئی تھی۔ اب کی بار وہ زاویار کی طرف نہیں بڑھی تھی، اسے کافی فاصلے پر کھڑی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ میں اپنے ساتھ ہوئے دھوکے کو معاف نہیں کرتا، اپنا ایک ایک پیسہ وصول کر لوں گا۔ وہ گردن اٹھائے وارن کر رہا تھا۔ سنیرا کی آنکھوں سے شرارے پھوٹے تھے۔ سامنے بیٹھ پر بیٹھ جاؤ، ضرورت پڑی تو تمہیں بلا لوں گا، جو کہ ناممکن ہے۔ وہ قہر آلود نگاہوں سے سنیرا پر گاڑھے نگاہیں بولا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ پر بیٹھ گئی، اپنی گردن صوفے کے پیچھے کو پھینکتے سگریٹ کے کش لینے لگا۔ رات آہستہ آہستہ بیتتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہڑبڑاتے ہوئے سیدھا ہوا تھا۔ وہ رات یوں ہی بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا، اسے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ زاویار نے سرک سرک نگاہ بیڈ پر ڈالی جہاں سنیرا سو رہی تھی۔ نفرتی بڑھنے لگی تھی۔ ہر عورت غیر ردی تھی اس کے لیے۔ عائش ملک کے لیے اس کی ساری وفائیں تھیں۔ وہ عورت مل جائے تو وہ اپنا آپ اس کے نام کرتے، اور نہ ملے تو اپنی سانسوں کا سودا کرتے، مگر اپنی وفاؤں کا سودا نہ کرے۔ اگر وفا عائش ملک کے لیے ضروری تھی تو اس کے لیے لازم و ملزم تھے۔ وہ بے وفائی کر کے کس منہ سے اس عورت کا سامنا کر سکے گا جس سے وہ ہر سانس کے ساتھ وفا چاہتا تھا؟ اس کا خدا بھی یہاں اسے معاف نہ کرتا اگر وہ اس عورت سے بے وفائی کر لیتا۔ یہاں بھی زاویار خانزادہ کو اپنا مفاد عزیز تھا۔ اگر وہ دوسری عورت کو غلط نگاہ سے دیکھے گا تو عائش ملک کو کل کو کوئی غلط نگاہ سے دیکھے گا۔ اس کے سارے گناہ اس کے سامنے آن کھڑے ہوئے تھے۔ ساری سیاہیاں اس کے مقدر ہو جائیں گی۔ جو اس نے سب کے ساتھ کیا بدلے میں سے ہی دگنا ملے گا۔ لیکن بے وفائی
शराकत दारी का एहसास वो नहीं चाहता था। आज वो वफा का सौदा कर लेता तो कल को सूद समेत वापस बेवफाई मिलती। वो सोफे के सतह पर सर रखे पटकने लगा। सर, मेरे सामने गुनाहों का बदला उस जहां में मेरी हिम्मत से बढ़कर कर थे, मगर बदले में इस औरत की बेवफा मेरे मुकद्दर में लिख दे। इसके लब बेआवाज हिल रहे थे, इसया आंखों में कर्ब ही कर्ब था। आयश मलिक इसे खाक कर रही थी, इसके लिए खाक हो रहा था। फंदा फंदा फंदा। आयश मलिक इसके लिए फंदा थी। अब तो वो इसके बगैर सुकून गवारा न था। सब खाक, सब बेरंग। अगर वो औरत नहीं तो सब तबाह था। अगर आयश मलिक के बगैर डिजास्टर था तो इसका साथ ही तबाही था। तबाही शुदा औरत, वो जख्मी सा हसास से आंखों में मलाल था, इसे चाहे जाने का मलाल। खुदा से शिकवे करने का इसे हक होता तो एक ही शिकवा करता। इसके दिल में गुरूर समा दिया था तो आयश मलिक को तो ना था समाता। गुरूर इसके खून के एक एक कतरे में रच बसा था। गुरूर को छोड़ सकता था न आयश मलिक को। गुरूर खत्म, वो खत्म। वो दिल पर हाथ रखे बेआवाज कराहता रहा। ऐसा लगता था आयश मलिक जल्द इसका गुरूर फना कर देगी। वो अपनी स्याह रंग की परादों में आन बैठा था। स्याह चादर में लिपटी सुनैरा के साथ अगली सीट पर आन बैठी। सावियार ने गर्दन तिरछी करते इस पर कहरबार निगाह गाड़ी। क्या साहब, सारी रात अपने कमरे में ठहराया, तब तुम्हारी इज्जत पर हर्फ तक नहीं आया। गाड़ी में बैठ जाऊंगी तो क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा तो दिल बड़ा करो। वह संजीदगी से कहते जमकर अगली सीट पर बैठ रही थी। जावियार की घोरियों की परवाह नहीं थी। जावियार खानजादा खुद पर जब्त करते गाड़ी स्टार्ट कर गया था। गाड़ी लाहौर की सड़कों पर दौड़ने लगी। इतना पैसा है तुम्हारे पास साहब, मगर फिर भी तुम्हें पैसे की इतनी भूख है कि तुम खुद मेरे साथ जा रहे हो। इतना पैसा वसूल करने के लिए वो बात बात करते रुकी थी। बगौर जावियार के संजीदा चेहरे को देखा। चलो मान लेती हूँ तुमने मुझे छुआ नहीं, मगर एक रात अपने पास तो रखा है। सुनैरा ने जावियार खानजादा के संजीदा चेहरे को देखते कहा, बात पैसे की नहीं, बात धोखे की है। मैं खुद के साथ हुआ धोखा माफ नहीं करता। मेरी हक हलाल की कमाई है, खैरात कर दूंगा, मगर तुम में से किसी को नहीं दूंगा। इतना पैसा तो मैं खुद वसूल करूंगा। वो विंडो स्क्रीन पर निगाहें जमाए इत्मीनान से कह रहा था। रात से अब वो पुरसुकून था। बदनाम जमाना, गली में जाओगे बदनाम हो जाओगे। सुनैरा ने झुकते हुए राजदाराना अंदाज में सरगोशी की थी, बल्कि इसे वार्न किया था। बहुत बदनामियां हैं मेरे हिस्से में, ये भी सही। वो बेफिक्री से मुस्कुराया था। जान से भी जा सकती हो, जहाँ शराफत न मिले वहाँ डर भी नहीं होता। तुमसे कोई डर नहीं, कोई नहीं डरेगा। सुनैरा ने एक और सरगोशी की। इंसानों से कौन डरता है, डरा तो इंसान की ताकत की हैसियत इसके रुतबे से जाता है। मेरे पास मौत का सामान काफ़ी तादाद में है। सावियार खानजादा ने सीट के पास पड़ी पिस्तौल की तरफ इशारा करते इसे पीछे मुड़ने को कहा। सुनैरा ने गर्दन मोड़ते पीछे को देखा। पीछे एक गाड़ी आ रही थी जिसे मलंग जान ड्राइव कर रहा था। इसके साथ दो और आदमी बैठे थे। सुनैरा खौफ से झुरझुरी लेते आगे देखने लगी। अगर मैं अनछुई होती तो क्या तुम मुझे छूते? सुनैरा ने वो सवाल किया जो इस रात की सुइयों की तरह चुप रहा था। नहीं, वो एक लफ्जी जवाब देते गाड़ी की स्पीड बढ़ा क्या था। क्यों? जावियार ने विंड स्क्रीन से एक निगाह इसे देखा। तुम्हें या किसी भी दूसरी औरत को छू लेता तो शायद इसे खो देता। हर वो चीज़ जो मुझे और इससे दूर ले जाए, मेरे लिए जहन्नुम। गाड़ी में एक बार फिर से खामोशी छा गई थी। अगर तुम किसी औरत के लिए इतने ही सच्चे हो तो ये सब करने का भी क्यों सोचा? तुम मेरे साथ एक रात रुके हो, तुम मेरे करीब नहीं आए, ये तो तुम और मैं जानते हैं। वो औरत ही जान ले कि तुम मेरे पास रात ठहरे हो, वो मर कर भी तुम पर यकीन नहीं करेगी। तुम चीख चीख कर सारी दुनिया को भी बताओगे, तुम पाक साफ होकर कोई भी तुम पर यकीन नहीं करेगा। सुनैरा ने अपने बालों की लट उंगली पर लपेटते कहा। गाड़ी में बैठते वो चादर उतार चुकी थी। जावियार खानजादा का चेहरा सुर्ख हो गया। पूरे वजूद की रगें जाहिर हुई थी और जबड़े भिंच गया था। मुझे सारी दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सारी दुनिया वो औरत है।
اسے کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا، اگر پتہ بھی چل گیا تو وہ مجھ سے مزید نفرت کرے گی، البتہ تم سے جیلس نہیں ہوگی۔ وہ گردن ترچھی کرتے مدھم سا ہنسا تھا، سنہرا خف سے لف کاٹنے لگی۔ وہ اس بات کا مطلب کچھ اور ہی سمجھی تھی۔ اپنے پرس سے موبائل نکالتے فرنٹ کیمرہ آن کرتے اپنا چہرہ دیکھا، بغیر میک اپ میں بھی وہ دمک ہی رہی تھی۔ پہلا مرد تھا جس کی خوبصورتی کا سیر نہ ہوا تھا۔ ایک دم زاویار خانزادہ کے ہاتھوں کی گرفت اسٹیئرنگ پر مزید مضبوط ہوئی۔ وہ اپنے دائیں طرف آتی گاڑی کو دیکھ رہا تھا جس میں وہی دشمن جاں بیٹھی تھی جس کے لیے وہ سحر صحرا خاک جان سکتا تھا۔ عائش ملک نے بھی اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ جماتے اپنی بائیں طرف ساتھ ساتھ چلتی گاڑی کو دیکھا۔ اب دونوں اسٹیئرنگ کو جکڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں کی آنکھیں خطرناک حد تک گلابی ہو رہی تھی۔ اب تو ہر شہر کی ہوائیں سردار زاویار خانزادہ کی مخالف سمت بہتی تھی۔ عائش ملک کو وہ آج کے دن تو کم از کم نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ آرزدہ ہوا تھا، کیا اگر اس شہر کی ہی ہوائیں اس کے ساتھ وفا نبھا لیتی؟ عائش کے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر سختی سے جمے تھے۔ وہ اپنی گلابی آنکھیں اس کے پہلو میں بیٹھی عورت پر گاڑے ہوئے تھی۔ زاویار خانزادہ کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں حسد ہوتا تو وہ جان سے جاتا، مگر اس کی آنکھوں میں نفرت کی رمق مزید گہری ہو چکی تھی۔ وہ زاویار خانزادہ کو تعصب بھری نگاہوں سے دیکھتے گاڑی کی سپیڈ بڑھا گئی تھی۔ زاویار خانزادہ گاڑی روکتے اپنا سر اسٹیئرنگ پر ٹکا گیا تھا۔ پہلو میں وہ ایک طوائف کو بٹھائے ہوئے تھا۔ اب کیا کہے گا وہ اس عورت سے؟ اب کیسے وہ اس ضدی عورت کو سمجھائے گا؟ زاویار خانزادہ نے اسٹیئرنگ سے سر اٹھائے، گاڑی سٹارٹ کی اور خطرناک حد تک گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے عائش کی گاڑی کو اوورٹیک کرنے لگا۔ وہ عائش کی گاڑی کے قریب آتے اپنی طرف والا شیشہ نیچے کرتے اسے دیکھنے لگا۔ وہ سرد و سپاٹ انداز میں اپنی نگاہیں ونڈو اسکرین پر جمائے رہی۔ اب ایک نگاہ بھی زاویار خانزادہ کی گاڑی پر نہیں ڈالی تھی، ذرا بھی نہیں۔ وہ بے موت مرنے لگا۔ زاویار خانزادہ نے اپنا موبائل ڈیش بورڈ سے اٹھاتے اسے کال ملائی۔ عائش نے اپنے تھرتھراتے موبائل پر نمبر دیکھتے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ چہرہ یوں ہی سرد و سپاٹ رہا۔ زاویار خانزادہ عائش کو دیکھتے مسلسل اس کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ وہ ڈرائیونگ پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے تھی، ہر کال ہر پکار انسنی انسنی کرتی۔ زاویار خانزادہ غصے سے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے عائش کی گاڑی کو اوورٹیک کرتے آگے بڑھ گیا تھا۔ ملنگ جان کی گاڑی بھی تیزی سے زاویار خانزادہ کی گاڑی کے پیچھے بڑھی تھی۔ عائش نے سر کو جھٹکتے اپنی گاڑی کا رخ دوسری سڑک پر موڑ دیا تھا۔ اس کے گھر کے جانے کو شارٹ کٹ راستہ تھا۔ وہ جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ وہ یہاں تھا، اس شہر کی ہوائیں بھی کاٹتی تھی۔ اسے زاویار خانزادہ کو دیکھنا ہی نہیں تھا، اپنے پہلو میں غیر عورت کو بٹھائے ہوئے تھا۔ سے آنکھیں تو وفا کی داستانیں سناتی تھیں۔ جھوٹا فریبی مرد۔ وہ تنفر سے سوچ کر رہ گئی تھی، سیاہ لباس پہنے مرد کی آنکھوں پر بھی اب کبھی اعتبار نہ کرنا تھا۔ یکدم عائش کو بریک پر پاؤں رکھنے پڑا تھا۔ اگر وہ بریک نہ لگاتی تو سامنے سے آتی گاڑی اس پر چڑھ دوڑتی۔ عائش گہرے سانس لیتے سامنے گاڑی میں بیٹھے سے آنکھوں والے مرد کو دیکھ رہی تھی جو پہلو میں کسی غیر کو بٹھائے بھی اسے ہی خون اتری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ کی ابھی بھی وفا سے لبریز کہانی سناتی تھی۔ عائش نے بھڑ بھڑ چلتے اس مرد پر لعنت بھیجی۔ زاویار خانزادہ گاڑی سے اتر کر آیا تھا، بھاری قدموں سے عائش کی گاڑی کی طرف بڑھا۔ سنہرا معتجب نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے جھکتے ہوئے عائش کی گاڑی کا شیشہ انگلیوں سے بچایا۔ وہ لب بھیجتے بیٹھی ہی رہی۔ گاڑی کا لاک نہیں کھولا تھا، نہ گردن پھیرتے زاویار خانزادہ کی طرف دیکھا۔ زاویار خانزادہ نے اپنے موبائل سے عائش کے نمبر پر کال ملائی۔ عائش نے غصے سے کال ریسیو کرتے کان سے لگایا، اب باہر آؤ۔ لہجہ حکمیہ تھا۔ عائش ضبط سے مٹھی دبوچ گئی تھی، نہیں آؤں گی۔ قطعیت سے انکار کیا گیا۔ نگاہیں سامنے بیٹھی غیر عورت پر جمی رہی۔ اپنے حلیے اپنی اداؤں سے وہ عورت صاف پہچانی جا رہی تھی۔ میں تمہیں کوئی بھی وضاحت نہیں دینے والا، تم جو بھی سوچو مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے تم سے پرسنل کام ہے۔ وہ نارمل نظر آنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ سارے فرق کسی عورت سے تو پڑتے تھے۔ دنیا کیا سوچتی ہے، اسے کیا پرواہ؟ مجھے آپ کے پرسنل کام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کچھ بھی کر لیں، میں باہر نہیں آؤں گی، بے رخی سے جواب دیا۔ ذہن نصیب، مجھے آج آپ بلایا جا رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ مجھ سے دوری نے آپ کو با تہذیب کا بنا دیا؟ وہ ذرا سا جھکتے ہوئے سے دیکھنے لگا۔ کم بخت، غرور کا اتنا پکا تھا، یہاں بھی پوری طرح نہ جھکا تھا۔ گاڑی کی چھت پر دونوں بازو رکھے
ज़रा सा झुके हुए बोला था। आयश ने उसे शर्रबार निगाहों से देखा। दोनों कान से फ़ोन लगाए एक दूसरे को देख रहे थे। आंखों से भस्म करना होता तो एक दूसरे को इस वक्त भी भस्म ही कर रहे थे। बाहर आओ आयश। चला जाऊंगा मैं। जिद करोगी तो फिर जान लो मुझसे बड़ा जिद्दी कोई नहीं। यहीं से डायरेक्ट कलाम ले जाऊंगा जहां से तुमने बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया है। वो इसे देखते हुए बेहद संजीदा था। आसिया आंखें बगैर किसी लगी लिपटी की थी। मजाक तो वो वैसे भी न करता था। वो मोबाइल गुस्से से सीट पर फेंकते गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। धमकी से न डरी थी मगर जानती थी ये मर्द अपनी जिद पर आ जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता था। सब कुछ जैसे थम गया था। रूबरू आई वो और धड़कन रुक गई। वो बंद होती धड़कनों पर हाथ रख गया था। धड़कनें अब भी इस औरत की ताबे थी। जावियार खानजादा ने रुख मोड़ते एक नज़र मलंग जान को देखा। आंखें कहर आलूद हुई। मलंग जान इसी लम्हे निगाहें झुका गया था। सारी दुनिया की औरतों की तरफ देखना मगर इस औरत की तरफ नहीं। हाँ, वो दांत पर दांत जमाए इस पर पिस्तौल तान गया था। जावियार ये क्या कर रहे हैं? आयश इसका हाथ पकड़ गई थी। इसके बिगड़े नकोश कहते थे। वो मलंग जान को मार देगा। पागल हो जाता हूँ जब तुम सामने आती हो। जावियार ने पिस्टल की नाक की हड्डी पर घुमाते हुए मलंग जान को जाने का इशारा किया। वो बेचारा पहले ही घबराया हुआ था। भागते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आयश ही पहली औरत थी जिसे इसने नहीं देखा था और ना देखने पर वो गोली खाने वाला था। जावियार खानजादा ने अपनी शॉल उतारते आयश की गिर्द नरमी से लपेट दी थी। वो सुरमई रंग के कपड़ों में मलबूस थी। दुपट्टे से नदार वजूद खुले बालों के साथ इसके सामने खड़ी थी। इसे प्यारी लगती हो। कोई मुझसे पूछे कायनात की खूबसूरती क्या है मैं कह दूं पर्दे में लिपटी मेरी औरत। आयश ने इसकी आंखों में देखा। आंखों की तरह लफ्जों में भी सदाकत तबकी थी मगर वो पत्थर की औरत बनी खड़ी रही। ये मर्द रोए गिड़गिड़ाए इसे फर्क न पड़ता था। हर इंसान को अपने रब से शिकवे होते हैं। जो ना मिले वो इस पर शिकवे करता है। जो मिल जाए वो शुक्र करना भूल जाता है। मेरा दिल करता है जो मुझे मिला मैं ताउम्र शुक्रगुजारी के सजदे करूं। वो आयश की थोड़ी नरमी से थामे कह रहा था। आयश की रंगत सुर्ख हो रही थी। वो बीच सड़क पर इसे रोक कर ये सब कह रहा था जो बंद कमरे में कभी नहीं कहा था। जानती हूँ मेरे लिए शुक्रगुजारी क्या है? वो इसके मजीद करीब हुआ इतना कि आयश को सांस लेने में दुश्वारी हुई। शुक्रगुजारी ये कि इस पूरी कायनात में सिर्फ मुझे हक है तुम्हारे इतने करीब खड़ा हो सकूं। ये किसी दूसरे को नहीं। गंभीर आवाज में कहते पता नहीं बताया क्या था जताया गया था मगर वो अपनी बात कह चुका था। मुकाबल की घुटी घुटी सांसें कहती थी वो इसकी बात समझ चुकी है। अगर खुदा मुझे कभी वजदान इनायत करे तो मैं ये चाहूँगा कि मुझे ये वजदान हो जाए कि तुम मेरी रहोगी हमेशा मेरी। यकीन करो मौत भी आ जाए हंस कर कबूल कर लूँगा। वह गंभीर आवाज में कह रहा था। इसकी सांसें आयश के होठों पर बिखर रही थी। सांसें टूट रही थी। वैसे मुझे अपनी जिंदगी बड़ी प्यारी है। वो जरा सा पीछे होते हंसने लगा। मुकाबल की टूटती सांसों पर रहम आ गया था। आयश बेतरतीब सांसों के साथ इसे देख रही थी। वो इसके करीब खड़ा था। इसकी तेज सेंट आयश के असाब भड़का रही थी। तबाही था ये मर्द। जिस मर्द के वजूद का हिस्सा बनता वो खाक हो जाता वो खाक कर देता। वो जैसा मर्द यानी सफाक मगरूर संगीत जालिम अकेला नहीं कहीं जाने वाला। जब भी मरूंगा तुम्हें साथ लेकर मरूंगा। मेरे पहलू में सोती हुई बड़ी अच्छी लगोगी। आयश इसकी बातों पर पसीने से तरी से देख रही थी। खौफ ही खौफ इस मर्द से आता था। हमारी कब्रों की तख्तियों पर लिखा होगा यार के पहलू में यार सो रहा है। इसके कान में सरगोशी कर रहा था। आयश का तनफ्फुस फूलने लगा था। खास से हड्डियां जमने लगी। वो इसके सीने पर दोनों हाथ जमा गई थी। इसे खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश की। इस पत्थर को वो एक इंच न हिला सकी थी। वो कुछ पल आयश की आंखों में खामोशी से देखता रहा जैसे कुछ कहने के लिए लफ्ज इकट्ठे कर रहा हो। मेरा इस औरत से कोई ताल्लुक नहीं आयश। किसी को वजाहत न देने वाला मर्द वजाहत दे रहा था। वो बेयकीन भी था। आयश मलिक के लिए इसके सभी ज़ाब्ते बदल रहे थे। इसकी मौयत इसका साथ जावियार खानजादा की सांसें बुनता जा रहा था।
आयशा से सपाट निगाहों से देख कर रह गई थी। आंखें जितना भी सच कहती रहें वो इस मर्द से मुंतफिर ही रहने वाली थी। शर था ये मर्द। खैर इस मर्द से तवक्को ना थी। पहलू में गैर औरत बिठाए ला ताल्लुक होने की बात करता था। आयशा से जवाबन चुपती निगाहों से देखती रही। वो इस पर यकीन नहीं करती साफ जताया क्या था। ये औरत मेरे लिए इतनी ही गैर है जितनी तुम्हारे लिए। वो उसकी नीली आंखों में बेयकीनी देखते इसे यकीन दिलाने लगा। सुनहरा विंडस्क्रीन से इस मर्द को देख रही थी। इस मर्द के सामने खड़ी औरत मुस्कुरा दे तो वो इसके कदमों में अपनी सारी सल्तनत बिछा दे, ऐसा ही कुछ लगता था। बिला वजह इसकी अकड़ दिखाता था। ये मगरूर मर्द सुनहरा की गहरा गहरा मुस्कुराई थी। मुझे इस सबसे फ़र्क नहीं पड़ता ज़ावियार, तुम कुछ भी करो, किसी भी औरत को साथ के लिए लिए फिरो। आयश के बाद पर इसकी गर्दन में गिल्टी उभर कर मासूम हुई थी। तुम्हें पड़ना चाहिए फ़र्क, वो सर्द लहजे में कहते आयश का चेहरा दोनों हाथों में थाम गया था। कहो, तुम्हें फ़र्क पड़ता है जैसे मैं तुम्हारे गिर्द किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वैसे तुम भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो जुनूनियत लिए बोला था। चेहरे पर गिरफ्त सख्त हुई। खुद ही ये औरत इसे सख्त बनने पर मजबूर करती थी। इस पर शक करती, गुस्सा करती, चाहे इसे मार देती, यूं ला ताल्लुकी बेनियाजी का इजहार तो न करती। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता साविया, तुम कुछ भी करो इस औरत के साथ या फिर दूसरी किसी औरत के साथ। तुम्हारी गाड़ी में बैठी ये औरत तुम्हारी गुजरी रात का फसाना सुना रही है। वो खुद को इसके हिसार से छुड़वाती तलखी से बोली थी। वो इसका चेहरा एक झटके से छोड़ गया था। मेरे साथ अगर गाड़ी में कोई औरत बैठी है तो इसका मतलब है मेरे इसके साथ गलत ताल्लुकात हैं। अगर बात बेइतबारी की है तो मैं किस बात पर तुम पर एतबार करूं। इसका बाजू जकड़े अपने करीब कर गया। शक नहीं किया था, सीधी तहमत लगा दी थी, वो भी पूरे यकीन के साथ। जावियार खानजादा को तकलीफ हुई थी। शिद्दत से दर्द उठा था दिल में। क्या मतलब इस बात से? आयश गुर्राई। आधा अधूरा मतलब समझते ही तुम मुझ पर गुर्राने लगी। मुझे कितना हर्ट हुआ है जानती हो तुम? जावियार का लहजा सर्द हुआ था। तुम एक टिपिकल जागीरदाराना सोच रखने वाले सरदार हो। तुम्हारी हकीकत खुल जाए तो तुम अपने सामने खड़े इंसान को कम से कमतर साबित करने की कोशिश करोगे। गाड़ी में तुम्हारी गैर औरत बैठी है, मेरी गाड़ी में गैर मर्द नहीं समझे तुम? वो जावियार का गिरबान बच्चियों में जकड़ गई थी। गैर की बात मत करो। इर्तिजा तुम्हारे लिए इतना ही गैर है जितना मेरे लिए ये औरत। शाहवीर भी तुम्हारे लिए इतना ही गैर और मामूली होना चाहिए जैसे पर्दे में लिपटी औरत के लिए बरहना होता लिबास, समझी तुम? गैर से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ कह रहा था, अपना गिरबान नहीं छुड़वाया था। बीच सड़क पर इसका गिरबान पकड़े खड़ी थी। इसने इसे झटका नहीं था। एक बार सोच लेती, देख लेती तो अंदाजा हो जाता वो इससे कितनी मोहब्बत करता है। वो आरज़दा होते सोच रहा था, ओके मैं मान लेती हूँ ये औरत तुम्हारे लिए गैर है। खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। वो दोनों हाथ जोड़ते पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। इस इंसान सड़क पर चिल्लाने की आवाज़ दूर तलक गई थी। वो जब्त किए से देख रहा था। जावियार ने आईब्रो मसलते गुस्सा जब्त किया। आयश की गाड़ी का दरवाजा खोलते झुकते हुए इंगेशन की चाबी निकाली। ये क्या कर रहे हो जावियार? वो अब खौफजदा हुई थी। वो इसके साथ जबरदस्ती करते अपने साथ वापस ले जा सकता था। बस यही खौफ इस वक्त इसके असाबों से चिमटा था। वो सर्दो सपाट चेहरे के साथ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। सुनहरा की तरफ का गाड़ी का दरवाज़ा खोलते ही वो झुका। वो बीवी है मेरी, मुझसे आगे काफ़ी नाराज़ है। मैं नहीं चाहता वो तुम्हें लेकर अपने दिमाग में किसी किस्म की बात रखे। इसने कभी मुझे दूसरी औरत के हवाले से ताना नहीं दिया, आज दे रही है। अगली 100 सदियों तक वो ये बात नहीं छोड़ेगी। तुम जाकर इसे बताओ मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। वो जरा सा झुके संजीदगी से कह रहा था मगर निगाहें आयश पर जमी थी। क्या कहूँ मैं? सुनहरा ने जवाबन पूछा। कुछ भी कहो मगर इसे यकीन दिलाओ मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। अभी तुम मुझे सड़क पर मिली, कह दो तुम्हारा शौहर का एक्सीडेंट हो गया है, किसी अस्पताल में पड़ा आखिरी सांसें ले रहा है। तुमने इसीलिए मुझसे लिफ्ट मांगी, मैंने रहम खाकर तुम्हें दे दी। हाय, मैं अपने शौहर को कैसे मार दूं? सुनहरा ने दहल कर सीने पर हाथ रखा। शौहर है क्या तुम्हारा? वो गजबनाक हुआ। तभी तो दुख हुआ है, जो है ही नहीं इसे मार दो।
جو سلوک تم نے رات مجھ سے کیا ہے تمہیں لگتا ہے میں خیال میں بھی اپنے شوہر کو مرنے دوں گی؟ سنیرا نے لب دانتوں تلے دبائے کہا۔ ساویار خانزادہ نے دل ہی دل میں عورتوں کے شر سے پناہ مانگی۔ اپنی قمیض کی جیب سے اپنی چھوٹی سی پسٹل نکالتے سنیرا کی پسلی پر جما تھی۔ عائش ملک کو ایک نگاہ وہ غصے میں اس کی طرف سے پشت کیے کھڑی تھی۔ اپنی نوٹنکی بند کرو، اپنی فطرت مت دکھاؤ۔ جو پیسے میں دے چکا ہوں وہ واپس نہیں لوں گا۔ میری بیوی کو جا کر قائل کرو ورنہ بد سے بدتر حال کر دوں گا۔ وہ پسٹل سنیرا کی پسلی میں بے دردی سے گاڑ کیا تھا۔ سنیرا نے زاویار کو ایک نظر دیکھا۔ اترو گاڑی سے اور جا کر میری بیوی کو قائل کرو۔ اداکاری بہت اچھی کرتی ہو، اب بھی ایسی اداکاری کرو کہ تمہیں آسکر دینے کو دل کرے۔ اسے خون اتری نگاہوں سے دیکھتے سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ سنیرا گاڑی سے نکل کر آئی تھی، وہ پسٹل جیب میں ڈالے عائش کی طرف آیا۔ سنیرا عائش کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ پوچھ لو اس سے یہ مجھے کہاں ملی تھی، عائش کے ساتھ کیا کیا ہوا؟ وہ عائش کی آنکھوں میں دیکھتے پیچھے ہٹا تھا۔ سنیرا کو اپنی خون اتری نگاہوں کے حصار میں رکھ لیا۔ مجھے ملنگ جان 10 لاکھ میں خرید کر لایا تھا کیونکہ تمہارے شوہر کو ایسی عورت چاہیے تھی جسے پہلے کسی نے نہ چھوا ہو۔ زاویار خانزادہ سنیرا کی بات پر مجسم ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں بے یقینی در آئی تھی۔ اس کی دہشت سے مرد بھی کانپتے تھے۔ وہ ایک طفائف ہو کر اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ آج سائنس سماعتوں سے یہ سب سن رہی تھی، یعنی اس کا نام نہاد شوہر میں یہ خصلت نہیں تھی، اب یہ بھی نکل آئی تھی۔ اس کی آنکھیں گیلی ہونے لگی۔ تمہارے شوہر نے مجھے بنا چھوئے ہی جان لیا کہ میں انچھوئی نہیں، اور اس نے مجھے ساری رات نہیں چھوا۔ میرا یقین کرو اس نے مجھے ذرا سا بھی نہیں چھوا۔ تمہارا شوہر تمہارا وفادار ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے نکلتا آنسو انگلی سے چنتے ہوئے مسکرائی تھی۔ عائش نے زاویار خانزادہ کی طرف پلٹتے سے گلابی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ مجھ سے وفا کی امید رکھنے والا مرد خود اندر سے کیسا ہے؟ 1 سال مجھے اپنے بستر کی کٹ پتلی بنائے رہے، تمہارا جی نہیں بھرا، ہوس نہیں پوری ہوئی، اب تم طوائفوں سے تعلق رکھے ہوئے ہو۔ وہ زاویار خانزادہ کے سینے پر ہاتھ مارتے نفرت سے اسے خود سے دور دھکیلتی گئی۔ میرا یقین کرو میں نے اسے نہیں چھوا، وہ کہنا چاہتا تھا مگر لب مقفل رہے۔ میخانے میں بیٹھ کر اس نے شراب نہیں چھوئی۔ میں خانے میں بیٹھ کر اس نے شراب نہیں چھوئی، یہ کیسے ممکن تھا؟ عائش ملک اس پر کیوں کر یقین کرے گی آخر؟ زاویار نے اپنی نگاہیں سنیرا پر گاڑی، وہ اسے دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ ساری عمر یوں ہی تو وہ زن سے پناہ مانگتا نہ آیا تھا، جس کے ساتھ تعلق تھا وہ اسے تباہیوں کے دہانے پر لے آئی تھی۔ جس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا وہ اس کی تباہ شدہ زندگی کو مریگ آگ لگا چکی تھی۔ زن کوئی بھی ہوتی نری تباہی۔ وہ بولنے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ عائش مجسم بنے زاویار خانزادہ کے ساتھ ہاتھ سے اپنی گاڑی کی چابی لیتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اس نے انگیشن میں چابی گھمائی، تنفر زدہ نفرت آمیز نگاہ زاویار خانزادہ پر ڈالی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے بھگا کر لے گئی تھی۔ زاویار خانزادہ گردن چکائے کھڑا تھا، پسٹل اس کے ایک ہاتھ میں دبی تھی۔ اس کے سامنے سنیرا کھڑی تھی، بے خوف نڈر۔ زاویار خانزادہ نے اس کی طرف دیکھا۔ موت، سالم موت۔ وہ اس وقت اس عورت کی سالم موت لگتا تھا، مگر وہ اپنی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھ آیا تھا۔ دکھا دی اپنی اوقات۔ سچ کہتے ہیں طوائف ہی ہوتی ہے، کہیں بھی ڈس جاتی ہے تم جیسی عورتیں جس کا پہناوا ہی ہر دوسرا مرد ہو۔ ایسی عورتوں کے سائے سے بھی بچ کر چلنا چاہیے۔ گندگی کا ڈھیر ہو تم نے یہ ثابت کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے غرایا تھا۔ میں گندگی کا ڈھیر ہوں تو تم جیسے مرد کیا ہو؟ وہ طنزیہ ہنسی تھی، اسی گندگی سے لپٹنے کے لیے بےتاب۔ وہ زاویار خانزادہ کے قریب ہوئی۔ 10 لاکھ تم نے میرے تھے، اپنی حق حلال کی کمائی کے بارے میں ذرا نہ سوچا۔ تمہارے جیسے مردوں کی وجہ سے کوٹھے آباد ہیں۔ کاش تم جیسے مرد اپنی کمائیوں کا حساب رکھتے، ہم جیسے طوائفوں پر خرچ نہ کرتے، تو شاید ہم بھی عورتیں کہلائی جاتی۔ وہ زاویار خانزادہ کو تمسخراتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں ایک ہی خواہش لیے سے دیکھتا رہا، مقابل کا موت دینے کی خواہش۔ تم نے رات میری جتنی بے عزتی کی ہے آج تک میرے ساتھ رات گزار کر کسی مرد نے نہیں کی۔ اتنی نفرت تھی ہم جیسوں سے تو مجھے خریدا کیوں؟ اتنی ہی محبت تھی اپنی عورت سے تو ایسا سوچا ہی کیوں؟ تمہیں غرور تھا کہ تم نے مجھے نہیں چھوا۔ جاؤ، تمہارا غرور تمہاری عورت کی نظروں میں مٹی کر دیا۔
خاک ہو گئے تم اس کی نظروں میں۔ اس نے زاویار کا تاریک چہرہ پڑتا بغور دیکھا تھا۔ مارنا چاہتے ہو تو مار دو مجھے، تمہاری وجہ سے اس گندگی سے مجھے چھٹکارا مل جائے گا، دعائیں دوں گی تمہیں صاحب۔ وہ تلخی سے ہنسی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اس کی پیشانی پر پسٹل رکھ دی تھی۔ سنہرا آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ دانت پر دانت جمائے اپنی پسٹل کی نوک اس کی پیشانی پر بڑھا گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کسی پر رحم نہیں کھاتا، تمہیں اس گندگی سے کبھی چھٹکارا نہیں ملے گا، یہی چاہو گا۔ وہ اپنی پسٹل نیچے کر گیا تھا۔ سنہرا نے بہتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ پیسے بھی تمہیں دے دیے، ظالم ہوں جابر ہوں مگر کسی کا حق نہیں رکھتا۔ پہلی بار میرے پیسے غلط جگہ پر لگے جس کا مجھے تا عمر افسوس رہے گا۔ وہ سنہرا پر نفرت آمیز نگاہ ڈالتے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ اس کے آدمیوں کی گاڑی زن سے آگے بیٹھ گئی۔ سنہرا گہرے گہرے سانس لیتی اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ 10 لاکھ اسے تا عمر سوئیوں کی مانند چبھنے والے تھے۔ پہلی بار اسے بھی اپنے خریدار سے پیسے لینے کا افسوس رہنے والا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔